हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डी ब्लॉक। ठीक है ना। तो देखो बच्चों सुनो, जो डी ब्लॉक है तो का फर्स्ट बुक का पार्ट है हमारा। ठीक है ना। डी ब्लॉक जो है वो हमारी 12th की फर्स्ट बुक चैप्टर है बच्चों, डी ब्लॉक। ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, डी ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि ये पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह की बनी होती है बच्चों, बनी होती है क्या? ऐसी कुछ पीरियोडिक टेबल होती है हमारे सामने। ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल को देखो बच्चों, ये पी है, ये डी है ना बच्चों। अब देखिए बेटा सुनिए, सपोज आप इस साइड बाहर खड़े हो। ठीक है, इस साइड बाहर खड़े हो तो एस और जो पी आपके जो ऑर्बिटल है वो तो बाहर की साइड, एस और पी तो एकदम आउटर दिख रहे हैं। बोलो, आउटर को अपन एन बोलें। बोलो बच्चों, अगर मैं आउटर को एन बोलूं, इसको एन बोलूं, तो डी इन से ठीक एक जगह अंदर है क्या? तो वो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, n-1 हो गया क्या? हो गया? बोलो बच्चों, आई बात समझ में? n-1 क्यों बोला? तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट तो अपन क्या कह सकते हैं? पहला पॉइंट अपन ये कह सकते हैं कि एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d ऑर्बिटल। बोलो बच्चों, क्या ये बस समझ में? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी? n-1 d ऑर्बिटल में होगी। होगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कहाँ है, 4th to 7th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक जो है वो कौन सी पीरियड से लेकर कौन सी पीरियड तक है? 4th से 7th पीरियड तक। बच्चों पता है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट सबसे पहले 4th पीरियड में आता है। देखो इसको याद ऐसे रख सकते हो, ए बी सी डी, अल्फाबेट में डी 4 नंबर पर आता है, तो ये भी याद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों सुनो, ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बोलो बच्चों, कह सकते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एस और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना। आप दोनों को, दोनों के बीच में रखा हुआ है ना डी। बोलो बच्चों, डी ब्लॉक है वो दोनों के बीच में रखा हुआ है ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूं। देखिए बच्चों, क्या ऐसा कह सकते हैं? देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड सिमिलर टू एस ब्लॉक, है ना। एंड देखो बच्चों, एक काम करते हैं, आयनिक कंपाउंड सिमिलर टू एस ब्लॉक इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, while covalent compounds similar to p block in higher oxidation state। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला? देखो, ये s और p के बीच में रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए? देखो बच्चों, s और p के बीच में क्यों रखे हुए? क्योंकि वो s के सिमिलर तो क्या बनाते हैं? s के सिमिलर तो बना लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर हो, और p के सिमिलर ये बना लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड जब उनकी ऑक्सीडेट हो हायर हो बच्चों।
आ गया समझ में? अब देखो बच्चों सुनो, आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं ये बोलूं, इनको अपन एक नाम और देते हैं बच्चों, देखो सुनो, हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं क्या? सबको पता होगा बच्चों, है ना? ट्रांजिशन मेटल्स किनको बोलते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहली बात सुनो, ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या हो गया कि देखिए, n and n-1 both orbits are incomplete, ठीक है ना? इनमें n और n माइनस जो ऑर्बिट है वो दोनों इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, क्या बोथ आर इनकम्प्लीट? देखिए कैसे, अब देखिए बच्चों, ये तो एक बात हो गई। देखो, एनी एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, है ना, which has is one unpaired electron either in atomic or in any ionic phase is known as ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है ना? इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। अब बात को थोड़ा समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये कॉपर है, ये Ag है, ये Au है, ठीक है? तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 3d10 4s1, 10 5s1, 5d10 6s1, है बच्चों। अगर अभी आप ध्यान दें तो इनमें सब में D10 है ना? अभी बोलो, इन सब के अंदर कहीं पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या डी में? अभी कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? तो इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूं बच्चों? देखो बच्चों, क्या बोल सकते हैं? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैंने ये बनाया +1, ठीक है, फिर मैंने बनाया Ag+1 एंड गोल्ड +1 बनाया, तो अब बताओ बच्चों, आप अगर +1 बना रहे हो तो भी क्या है? 3d10 4d10 है और 5d10। अभी भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलो बच्चों, अभी भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए बच्चों, अगर मान लो मैं कॉपर से ये बना दूं, कॉपर +2 Ag+2 Au+2। अब बताओ बच्चों, आपको पता होगा कॉपर +2 एग्जिस्ट करती है नेचर में, Ag+2 भी एग्जिस्ट करता है। जैसे ही 5d9 आया, D9 आते ही बोलो बच्चों, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया क्या? बोलो बच्चों, हो गया क्या? तो मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी। तो अब बताओ बच्चों, हमने बोला कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, चाहे वो किसी में आ जाए, चाहे वो आयनिक फेज में आ जाए और चाहे वो एटॉमिक फेज में आ जाए। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? तो अपन कह सकते हैं Y+2 oxidation state of copper Ag Au, we can say these are transition metals। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? आगे, अब देखो बच्चों, बात आगे करते हैं। देखिए, मेरे पास है ZnCdHg, तो Zn में क्या है? बोलो बच्चों, 3d10 4s2, इसमें क्या है? 4d10
5s2, इसमें क्या है 5d10 6s2। अभी बच्चों बताओ क्या इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बच्चों, बोलो नहीं है ना। तो अब देखो बेटा, इनकी हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट क्या क्या हो सकती है, Zn+2, Cd+2 और Hg+2, है ना। हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट यही है। तो यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा 3d10 4s0, 4d10 5s0, 5d10 6s0, है ना। अब देखो बच्चों अभी भी इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब दिमाग में आता है कि Zn+3 बना देते हैं, Cd+3 बना देते हैं और Hg+3 बना देते हैं, लेकिन बच्चों ये ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में मिलती नहीं है, नो एग्जिस्टेंस इन नेचर। तो अब बताओ बच्चों अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नेचर में मिल ही नहीं रही, अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नेचर में मिल ही नहीं रही, इनका मतलब इनमें D9 कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा ही नहीं ना। इनका मतलब D9 कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा नहीं ना बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि क्या बोलेंगे बच्चों, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड, आर नॉट कंसीडर्ड ट्रांजिशन मेटल्स। बोलो बोलो बच्चों, सुना गया? दे आर ओनली डी ब्लॉक मेटल्स। बोलो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक एनसीईआरटी एक लाइन बोलता हूं कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो सारे के ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। क्या ये बात सही है? all transition metals are d block elements, but all d block elements are not transition, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। all transition elements are d block elements, but all d block elements are not transition elements। सही है बात, है ना। तो देखो बच्चों सुनो क्या बोलेंगे, देखिए all transition elements are d block elements, but all d block elements are not ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, ये जो मैंने बोला है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन बोली है मैंने, ठीक है ना। एनसीईआरटी की मैंने लाइन बोली है, ठीक है ना। एनसीईआरटी, एक मिनट, ब्लॉक एनसीईआरटी, चलो ये मैं बाद में दिखाता हूँ, अभी देखना पड़ेगा डी ब्लॉक की मैंने कहाँ रख रखी। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बेटा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बच्चों, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। ये कहता है, ये मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोला है कि आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है। बताओ बच्चों कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो बच्चों। स्कैंडियम में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम तो सीधा ही दिख रहा है 3d1, और जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बात समझ आ गई? बोलो बच्चों, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोला मैंने। फिर देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये कहता है कि सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कैसे बोलेंगे बच्चों कि ये +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चों। इतना सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सबको समझ में आएगा? सिंपल सिंपल सी बातें, ये वही बातें हैं जो आप लोगों ने कभी किसी जमाने में 11th में पढ़ रखी है, ठीक है ना। अब आगे आओ बच्चों, अब बात को थोड़ा सा अपन और आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, बताओ बच्चों, वोलेटाइल मेटल्स जानते हो आप, जानते हो ना, ZnCdHg को बोलते हैं बच्चों, ZnCdHg को वोलेटाइल मेटल्स बोलते हैं। वोलेटाइल मेटल्स के बाद अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, कोइनेज मेटल्स, कॉपर, Ag और Au को बोल सकते हैं, ठीक है भैया। फिर आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया। फिर अगर मैं आपसे बोलूं क्या, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल मेटल्स, बताओ बच्चों, टंगस्टन, सबको ही पता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मेरे हिसाब से। फिर देखो बच्चों, मैक्सिमम डेंसिटी इन पीरियोडिक टेबल, याद करो पीरियोडिक टेबल को, याद आ रहा है, ऑस्मियम इरिडियम, है ना, ये भी आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है बच्चों, पढ़ा हुआ है ना। अच्छा बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट abundant d block metal in earth crust, बोलो बच्चों, Fe, सबको पता है, बोलो बच्चों, सब Fe हो गया। ये चीजें मेरे हिसाब से आपने सबने पढ़ रखी है बच्चों, ठीक है। चलिए बात को और आगे ले चलते हैं अपन। अगर मैं बोलूं आपसे कि नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स याद है बच्चों, पी ब्लॉक में पढ़ा था, ऐसे मेटल्स जिनके ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस का इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके किसी एसिड और किसी बेस का इफेक्ट नहीं पड़ता। याद करो, दो तो बड़े ही खतरनाक एग्जांपल है, गोल्ड एंड प्लेटिनम, है कि नहीं है बच्चों, पढ़ा है ना आप लोगों ने, गोल्ड एंड प्लेटिनम, बोलो बच्चों, है ना। इसके अलावा देखो बच्चों, आप ये भी ले सकते हो, ओस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम एंड रोडियम, ठीक है ना। ये बच्चों, ये दो इंपॉर्टेंट है। इनको डिसॉल्व करने के लिए हमने क्या काम में लिया था बच्चों, बताओ, इनको डिसॉल्व करने के लिए हमने एक्वा रेजिया काम लिया था, याद करो, कॉम्प्लेक्स बनाया था, याद है क्या, गोल्ड एक कॉम्प्लेक्स बनाता है HAuCl4, याद है बच्चों, गोल्ड ने कॉम्प्लेक्स बनाया था, देखो बच्चों, HAuCl4 बनाया था क्या, गोल्ड की यहाँ स्टेट आती है बच्चों +3, अब बताओ गोल्ड +3 दिखा रहा है ना, गोल्ड +3 दिखा रहा है बच्चों। अब देखो, क्या आपने ये पढ़ा था, H2PtCl6, ये पढ़ा था बच्चों, याद करो, पहले प्लेटिनम बनाता है PtCl4 और फिर बनाता है H2PtCl6, याद आया बच्चों, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को पी ब्लॉक में, बोलो, पढ़ा था हम लोगों ने पी ब्लॉक में ये, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो बच्चों सुनो, ये बात हमने कर ली, इनको क्यों बोला मैं एक बार वापस लिख देता हूं, है ना, क्या, these matters are not affected by dilute acid, dilute base, water and air, ठीक है ना, एसिड बेस और इनसे ये अफेक्ट नहीं होता बच्चों। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं ये कि फर्स्ट मेन काइंड, है ना, मेन काइंड रेडियो एक्टिव मेटल, बताओ बच्चों, फर्स्ट मेन काइंड रेडियो एक्टिव मेटल बोल दो, मेटल के बजाय एलिमेंट बोल देते हैं, बताओ बच्चों कौन सा है,
फर्स्ट मैनकाइंड रेडियो एक्टिव जो ह्यूमन, अरे भव्या यूरेनियम मैनकाइंड थोड़ी ना है, यूरेनियम तो नेचर में मिलता है, क्या बात करते हो आप, ये भगवान। टेक्नीशियम होता है बच्चों, टेक्नीशियम, टीसी, पहला होता है टेक्नीशियम। यूरेनियम तो नेचर में मिलता है ना, यूरेनियम की तो बहुत सारी माइंस है ना, क्या बात करते हो ऐसे यार। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं लाइटेस्ट डी ब्लॉक ऑब्लिक ट्रांजिशन मेटल, बोलो बच्चों लाइटेस्ट डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल, बताइए कौन सा है। डी ब्लॉक का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है या मेटल कौन सा है, बोलो कौन सा है, बोलो बच्चों। अरे डी ब्लॉक का सबसे लाइटेस्ट जो पहला एलिमेंट है वही होगा ना यार, डी ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है वही सबसे लाइटेस्ट होगा, उसी का एटॉमिक वेट सबसे कम होगा, कैंडियम होगा, होगा, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं क्या ओनली मेटल्स आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक, ये भी खास बात है? फिर देखो gaseous elements are absent in डी ब्लॉक, ठीक है ना, डी ब्लॉक में कोई भी गैसियस एलिमेंट नहीं है। फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या, अगर बोलूं नेक्स्ट, देखो बच्चों सुनो, लिक्विड एलिमेंट इन डी ब्लॉक, बोलो बच्चों क्या है। एक तो मरकरी है, रूम टेम्परेचर पे तो देखो बच्चों यही है, ठीक है। एक यूयूबी है ना, ये यूयूबी नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाता है हमें, यूयूबी अन अन बाइयम, ठीक है ना बच्चों, बोलो ठीक है। अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछे, देखो बच्चों लेंथेनम जो है उसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 57, ठीक है ना, तो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग बताओ, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग 6s तक कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके होते हैं, याद है क्या, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग 6s तक कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके होते हैं। याद रखने का आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बताया था, देखो 6s है, उल्टा देखो बच्चों इसको, s को 5 की तरह 56 है ना, तो अब देखो बच्चों 57 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा बच्चों 6s के बाद 4f में जाना चाहिए, n प्लस एल याद होगा बच्चों, लेकिन आपको पता होगा बच्चों लेंथनमी इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा 4f में नहीं जाता बच्चों, किस में जाता है बच्चों बताओ, लेंथनम इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, पता है क्या, तो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग होने तो कौन सी चाहिए ये, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग ये होने तो चाहिए थे आपके f ब्लॉक के, ठीक है ना, होने चाहिए थे, लेकिन ये होते कौन से ब्लॉक के, टी ब्लॉक के। याद करो बच्चों पीरियोडिक टेबल, ये वही बातें हैं जो अपन ने कभी किसी जमाने में पढ़ रखी है बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, लेंथेनम एंड एक्टीनियम 89, ठीक है ना, क्या है बच्चों, एक्सेप्शन ऑफ n प्लस एल रूल, ये n प्लस एल रूल के दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। अब देखिए बच्चों सुनो, क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल both should be f block elements, but
दे आर डी ब्लॉक मेटल्स। बोलो बच्चों, समझ में आ गया बेटा समझ में? तो अब देखो बेटा, ये हमने बात करी अभी तक। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की, देखिए तो जनरल प्रॉपर्टीज में अपन सबसे पहला लेते हैं बच्चों नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों सबसे पहले बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इसका कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कौन बताएगा? देखो बहुत ही सिंपल है। क्या होगा बोलो बच्चों? इसका होगा n-1 d1 to 10 ns आपका 1 to 2। हो सकता है बच्चों इनमें इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? इनमें इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जा रहा है, और n-1 डी में आप बताइए बच्चों 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? देखो बच्चों n-1 d1 to 10, अगर n-1 में डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो बच्चों उससे पहले फिर p तो पूरा भरा हुआ होगा ना, डी से पहले p की बारी आ जाती है, और p की अगर बारी आ गई तो इससे पहले फिर आपका s भी तो पूरा भरा होगा ना। क्या ऐसा भी लिख सकता हूं मैं? अच्छा, कई बार ऐसा भी लिखा मिल सकता है 0 2। ये बच्चों जीरो जो है, ऐसा कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है? याद है क्या? सबको याद है बच्चों, हमने एक बात बोली थी पंडित जी, याद है क्या? पीडी। पेलेडियम एकमात्र ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसके वैलेंस ऑर्बिट के एस ऑर्बिट में, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनके डी में चले जाते हैं। तो याद करो हमने बोला था पंडित जी 18 साल के हो गए थे, पंडित जी को हमने 18 साल का बनाया था, याद करो। ये एकमात्र ऐसा मेटल है, ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिनके वैलेंस ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है क्या? कभी पढ़ा था बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन क्या बोलते हैं, देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन d block is divided in 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। ठीक है ना? हमने इनको किस किस सीरीज में डिवाइड कर रखा है? ठीक है ना? 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज में। अब देखो बच्चों सुनो, हमारे सिलेबस में बेसिकली तो 3D सीरीज है बच्चों। ठीक है ना? तो देखो बच्चों 3D सीरीज में क्या है हमारे पास, जैसे ये देखो, है बच्चों? अब देखो बेटा, ये 3D सीरीज है, लेकिन एक बात बताओ बच्चों, 3D सीरीज जो है वो पीरियड नंबर किस में आती है? आपको पता है क्या बच्चों? ये 4th पीरियड में आती है क्या? ये ध्यान रख लेना। अच्छा स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर पता है? 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अच्छा बच्चों बताओ, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ग्रुप से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर बोलो, 3rd से स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रुप नंबर देखो बच्चों, मैं ये कह सकता हूं इसका ग्रुप नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, कॉन्फ़िगरेशन में देखो बच्चों क्या क्या काम की बातें। देखिए यहां आ रहा है 3D1, ठीक है, 3D2, 3D3,
अब क्रोमियम का आना तो चाहिए 3d4 आना चाहिए ना, लेकिन क्रोमियम का 3d4 नहीं आता बच्चों। क्रोमियम का क्या आता है? 3d5 आता है, सबको पता है क्या? 3d5, फिर वापिस का 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, कॉपर का 3d9 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता बच्चों। क्या आता है? 3d10 आता है, 3d10, और ये 3d10। अब देखो बच्चों, 4s2, 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 यहां हो जाता है बच्चों 4s1, फिर 4s2, 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 4s1 एंड 4s2। तो बच्चों बताओ, अगर आपसे कोई ऐसा पूछा जाए, अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि क्या इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली डी सब सेल में भरे जा रहे हैं क्या? क्या कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भरे जा रहे हैं क्या? नहीं भरे जा रहे हैं। एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोनोटोनिकली, मोनोटोनस। देखो बच्चों, देखिए D1, D2, D3, फिर देखिए बच्चों D5, D5 दो बार आ गया, आ गया क्या? D5, D5 दो बार आ गया, मतलब कंटिन्यूअसली डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा रहा, कंटिन्यूअसली डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा रहा है। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा बताओ, क्रोमियम में ये जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो क्यों हुआ बच्चों? क्रोमियम में क्या कंसेप्ट लगा? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड, स्टेबल हाफ फिल्ड। एंड कॉपर में क्या लगा बच्चों? कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल। सब पढ़ा हुआ है बच्चों, मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3D सीरीज में, देखो बच्चों, क्या जो 3D सीरीज है हमारी, ठीक है ना, तो 3D सीरीज में हम ऐसा कह सकते हैं, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया? देखो बच्चों, 3D4 और 3D9 नहीं आया, नहीं आया ना, 4 और 9 नहीं आया। और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हुआ? 5 और 10 रिपीट हुआ ना, 3D5 और 3D10, ये क्या हो रहे हैं? आर रिपीटेड है बच्चों। अब देखो बेटा, क्रोमियम में क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड कॉपर में क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल्स। हो गया बच्चों? तो 3D की बात समझ में आई? आ गया बच्चों? अब आओ बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3D के बाद। मैं लेता हूं बच्चों 4D सीरीज। 4D जो सीरीज है बच्चों, बताओ 4D सीरीज कौन से पीरियड में आएगी? 5th में, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे पास है। अब बताओ बच्चों, इनका एटॉमिक नंबर पता है क्या? इनका अगर आपसे कोई एटॉमिक नंबर पूछे, तो वाई का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 39। देखो बच्चों, स्केंडियम का 29 है, स्केंडियम के ठीक नीचे आएगा ना ये। इसका मैजिक नंबर 18 होता है क्या? अरे मैजिक नंबर 18 कैसे हुआ? देखो बच्चों सुनो, देखो कैसे हुआ 18। एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6, तो 6 2 8, और डी के 10। 18 के बाद रिपीट होगा ना वापिस। अरे बोलो बच्चों, 18 के बाद रिपीट होगा तो 39। अब देखो बच्चों, 40, 41, 45, 46, ठीक है बच्चों। फिर एक मिनट, क्या कर दिया? एक मिनट, सॉरी बच्चों। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, कॉन्फ़िगरेशन वाइज है ना 4D सीरीज सबसे खतरनाक है। क्या क्या है? देखो बच्चों इसमें सुनो, देखिए 4D सीरीज में
अगर मैं आपसे बोलूं तो देखो 4D3, 4D6 एंड 4D9, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, कौन से कॉन्फ़िगरेशन आपके इसमें रिपीट हो सकते हैं, बोलो बच्चों। अगेन वही D5 और D10, है ना। फिर देखिए बच्चों क्या 4D5 एंड 4D10 में रिपीट, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, अपन इनके कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों 4D1, है ना, फिर हो गया 5s2, 4D2, 5s3। अब बताओ बच्चों 4D3 तो नहीं आएगा ना, आना चाहिए था 4D3, 4D3 आना चाहिए था और 5s2 आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या बोला कि इसको ये तो मिलता ही नहीं है, अरे 4D3 मिलता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4D क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां भेजो, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो गया 4D4, 5s1, हो गया क्या, अरे बच्चों समझ में आया। अब बताओ बेटा, अगर ये हो गया, ठीक है, तो अगले में क्या आएगा बच्चों, अगले में बोलो बच्चों क्या आएगा, क्या वापस D4 आएगा, नहीं आएगा ना, अरे नहीं आएगा। आप या तो ऐसे करो, देखो बेटा एक बार है ना, जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख दो, फिर मैं बताता हूँ। देखो 4D3, 5s2, 4D4, 5s2, एक बार मैं सिंपल लिख रहा हूं, फिर मैं बताता हूँ कि किसको कैसे करना है आपको। 4D5, 5s2, 4D6, 5s2, 4D7, 5s2, 4D8, 5s2, 4D9, 5s2, 4D10, 5s2। अब देखो बच्चों हमें जो माथाफोड़ी करनी है वो अपन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बोलेंगे कि देखो एक तो ये नहीं आएगा, एक ये नहीं आएगा और एक ये नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा बच्चों। अब ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन अपने नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में अगले नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, बोलो बच्चों, अगले नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगले वाले में देखो बच्चों क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आप यहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों 4D5, 5s1 हो गया क्या, बोलो बच्चों, अरे हो गया क्या। अच्छा एक मिनट, सॉरी मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया क्या, एक मिनट बेटा, देखो ये क्या हो जाएगा 4D4, 5s1 हो गया, हो गया बच्चों। हाँ हाँ वो मैंने गलती से उसके नीचे लिख दिया, ओके। अब देखो बच्चों ये अगर 4D4 हो गया, तो अब बताओ यहाँ 4D4 और यहाँ 4D4, हमने क्या बोला है D4 तो रिपीट होता ही नहीं है, अरे D4 तो रिपीट नहीं होता ना, नहीं होता। तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, फिर 4D5, 5s1 करना पड़ेगा क्या, 4D5, 5s1 करना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों टेक्नीशियम का तो ऐसे ही रह जाएगा क्या, टेक्नीशियम में कोई चेंज करे, D5 तो रिपीट होता है, तो इसको तो ऐसे बढ़ा देना बच्चों 4D5, ठीक है, 5s2। अब बच्चों नेक्स्ट रुथीनियम 4D6, 5s2, चेंज होगा क्या, ये चेंज होगा बच्चों, बोलो D6 नहीं मिलता ना, तो किस में चेंज हो जाएगा ये 4D7, 5s1 हो गया। अब बताओ बच्चों अगर ये 4D7 हो गया, D7 रिपीट होगा नहीं, तो D7 अगर रिपीट नहीं होगा तो अगला वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ D8 में हो जाएगा क्या, D8 में कन्वर्ट
हो गया। अब बताओ बच्चों, अगले वाला फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? T9। अरे 9 तो मिलता ही नहीं है नवाबों, तो फिर क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? T10। समझ में आया? यहीं पे पेच है, देखो 4D10 और 5s0। यहां देखो बच्चों, इसके 5s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। कुछ समझ में आया मामला? बोलो बच्चों, पैलेडियम में। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट, ये हो जाएगा 4D10 5s1 4D10 5s2। बोलो बच्चों समझ में आया? तो देखो बच्चों, 4D सीरीज में ना कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। 4D सीरीज के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही बनेंगे। अब आओ देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 5D सीरीज, ठीक है, तो 5D सीरीज जो है बच्चों, बताओ 5D सीरीज का मतलब क्या हो गया? 6 पीरियड हो गया, हो गया क्या? बोलो बच्चों, 5D सीरीज का मतलब हो गया 6th पीरियड। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब जो ये 6 पीरियड है, ठीक है ना, तो इसमें देखो बच्चों क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये बच्चों, ठीक है, अब बताओ बच्चों लेंथेनम का एटॉमिक नंबर बताओ क्या है? 57 है ना। देखो बच्चों ये 5th हो गया, ये है 57। अफेनियम का बताओ क्या है? अफेनियम का बताओ बच्चों। हमें से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो 58 बोल रहा है? 58 ध्यान रखना बच्चों, एफ ब्लॉक में चला जाएगा, तो इसका होता है 72 72 73 74 75 6 7 8 9 80। हो गया? हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसमें सिर्फ एक चीज है, इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता बच्चों? 5D8 नहीं मिलता, ठीक है ना। इसमें सिर्फ क्या नहीं मिलता? 5D8 नहीं मिलता। फिर क्या बाकी? 5D5 और 5D10, है ना, में रिपीट, ये रिपीट हो सकते हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं इनका, तो क्या लिखेंगे? देखो 5D1 6s2 5D2 6s2 5D3 6s2 5D4 6s2 5D5 6s2 5D6 6s2 5D7 6s2। अब बताओ बच्चों, अगला आएगा 5D8। हमने क्या बोला? 5D8 तो होता नहीं है, तो बोलो बच्चों अगर D8 नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? D9 कर दूं क्या? 5D9 और 6s1। और अब बताओ बच्चों अगला क्या हो जाएगा? बताओ, 9 तो रिपीट होगा नहीं, तो 5D10 6s1 5D10 6s2। आ गया बच्चों समझ? देखो बच्चों, ये मैंने आपको इनके सारे कॉन्फ़िगरेशन बता दिए बच्चों। बोलो, इनके सबके कॉन्फ़िगरेशन वैसे आप लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे, ठीक है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, अब बताओ अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा सा भी अगर काम करो, तो बताओ बच्चों कौन से कॉन्फ़िगरेशन आपके घूम फिर के आते रहते हैं बच्चों? पता है क्या कौन से कॉन्फ़िगरेशन आते रहते हैं एग्जाम में आपके बच्चों? देखो, एक तो जो आपकी 4D सीरीज है ना, उसके पूछ सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें सब ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। और 4F के भी आते हैं, 4F के भी आते हैं बच्चों, ठीक है ना। टंगस्टन में बेटा नहीं होता, टंगस्टन में यही होता है लेना मदान, टंगस्टन में 5D5 नहीं होता, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है,
जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होता जाता है, एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम होता है। तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चाहे 6s में रहे चाहे 5d में रहे, कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ सबसे कम एक्सेप्शन है, सबसे कम एक्सेप्शन है, ठीक है, और वहां सबसे ज्यादा एक्सेप्शन थे बीच वाले में। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, ये तो हमने बात कर ली किसकी, ये तो हमने बात की बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस बच्चों समझाता हूं मैं आप लोगों को, समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, हमारे पास जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है। इस 3D सीरीज को देखो बच्चों, देखो ये मेरे पास। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस सीरीज को दो दो क्या तीन ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं, देखो एक तो ये ग्रुप हुआ, एक ये ग्रुप हुआ, और एक ये ग्रुप। अब इनको डिवाइड करने के पीछे देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए यहां क्या है, नो पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। अब पता है बच्चों, मैग्नीज तक क्या होता है, D5 होता है ना। फिर क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, पार्शियल पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होती है। और यहाँ क्या है बच्चों, देखो इसमें है कंप्लीट पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। देखो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें तो कोई पेयरिंग नहीं हो रही, ठीक है, लास्ट में क्या हो रही है, कंप्लीट, और बीच में क्या है बच्चों, पार्शियल है। अब देखो बेटा, इसमें एक बात आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, दो चीजें पढ़ी थी आपने, जेड इफेक्टिव एंड शिल्डिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव एंड शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ी थी बच्चों। देखिए शुरू में क्या होता है बच्चों, यहां वाले में जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है शिल्डिंग इफेक्ट से, ठीक है। फिर यहाँ शिल्डिंग इफेक्ट की वैल्यू जेड इफेक्टिव से ज्यादा है, ठीक है। और बीच वाले में देखो बच्चों, ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, जब तक एक ऑर्बिटल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, क्या वो एक दूसरे को शिल्ड करेंगे क्या? अरे एक अकेले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता ना, नहीं लड़ सकता ना। देखो बच्चों, नहीं मैं ये कहता हूं कि देखिए, एक तो ये कंडीशन है, ठीक है? और एक ये कंडीशन है बच्चों, देखो है। तो बच्चों बताओ, ये जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिलता है, वही है ना? अरे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, वही होता है ना। तो बच्चों बताओ, किस कंडीशन में आपको शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा? बोलो बच्चों, सेकंड कंडीशन में मिलेगा ना, जिसमें कंप्लीट फील्ड है, ठीक है। तो जब तक देखो इलेक्ट्रॉन्स अकेले हैं तब तक तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट पेयरिंग होगी, शिल्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करने लग गया, है ना। और जब अगर मैं आपसे बोलूं क्या, कि कहीं पर भी कोई पेयरिंग हुई नहीं, सॉरी पार्शियल पेयरिंग हुई, तो दोनों बराबर आ गए। तो बच्चों समझ में आ गया क्या? आ गया। तो अब देखो बेटा सुनो, यहाँ तो क्या होता है, साइज आपका डिक्रीज करता है, यहाँ साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, है ना। और यहाँ क्या होगा बच्चों, साइज आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा, इस सीक्वेंस को अगर आप देखो थोड़ा ऐसा कुछ समझ में आएगा। देखिए
पहले ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये ऑलमोस्ट इक्वल रह रहा है, और फिर ये ऐसा बढ़ रहा है बच्चों। क्या ऐसा आया है क्या? क्या ऐसा कुछ आया है क्या बच्चों? देखो स्कैंडियम यहाँ तक आ गया आपका, फिर ये बीच में आ गया Fe, कोबाल्ट, निकल, और लास्ट में आ गया जिंक। बोलो बच्चों, पहले डिक्रीज हुआ, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और फिर क्या हो गया? बोलो बच्चों, आ गया क्या? आई बात समझ में? सबको समझ में आ गया? ठीक है भैया। तो ये तो हमने बात की एक पीरियड के अंदर। अब आओ बच्चों बात करते हैं, देखो ग्रुप के अंदर, है ना। एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। तो ग्रुप में देखिए बच्चों क्या है, अगर मान लो मेरे पास ये थर्ड बी ग्रुप है, थर्ड बी ग्रुप मतलब थर्ड ई ग्रुप हो गया, और एक है फोर्थ बी ग्रुप, यानी ये फोर्थ ग्रुप हो गया। तो देखो बच्चों, थर्ड बी ग्रुप में अगर मैं लेता हूं तो ये एलिमेंट है, देखो स्कैंडियम, ठीक है, फिर ये मेरे पास, एक मिनट अपन ये ले लिया बच्चों ने, ठीक है। अब देखो बच्चों बताओ, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, ठीक है, इसका है 39, और इसका है 57 है। बोलो बच्चों, अब देखो बेटा इसी तरह से यहाँ टाइटेनियम 22, ये 40, और ये 72 है। अब बच्चों एक बात बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ इन दोनों में कितना डिफरेंस है? बोलो बच्चों, कितना डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस। यहाँ पर भी 18 का डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ डिफरेंस 18 का, और यहाँ डिफरेंस बोलो 32 का आ गया। आ गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया। अब देखो बेटा, 18 का जब तक डिफरेंस आ रहा है तब तक तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि 18 का डिफरेंस कैसे आ सकता है। देखो 18 के डिफरेंस में एस आ सकता है, पी आ सकता है, और डी आ सकता है ना। 18 के डिफरेंस के लिए ये आएगा ना, एस के 2, पी के 6, और डी के 10। यहाँ पर भी यही आ रहा है, एस प्लस पी प्लस डी। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, एस प्लस पी प्लस डी, बच्चों आपको 32 का डिफरेंस करना है, तो 18 में क्या और जोड़ दें? 18 में क्या और जोड़ दें? 14। 14 का मतलब अब हमारे पास एफ ऑर्बिटल की भी एंट्री हो चुकी है। याद आ गया क्या? अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे ही हमने ऐसा किया, आपको पता है क्या बच्चों, एफ ऑर्बिटल का साइज बहुत लंबा चौड़ा डिफ्यूज होता है, फैला हुआ होता है ना। तो आपको पता होगा एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है ना। एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। तो शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगाता है, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगाता है बच्चों। और जब ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगाता है तो जो साइज आपका बढ़ना चाहिए वो साइज बढ़ता नहीं है ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? देखो, देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं, सपोज एक तो ये साइज है, ठीक है, मान लो इतना बड़ा खेत है आपका, ठीक है, मैं कहता हूं बच्चों इसको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने 2 गार्ड लगा रखे हैं। बोलो बच्चों, 2 गार्ड इस खेत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस फार्म हाउस को, कोई भी हो। लेकिन अब बताओ, सपोज मैं कहता हूं कि ये इतना बड़ा फार्म हाउस है, ठीक है, क्या इतने बड़े फार्म हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ये 2 आपके गार्ड सफिशिएंट होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो अब बात ये है बच्चों, एफ ऑर्बिटल का साइज सबसे बड़ा हो गया इनमें, हो गया क्या? एफ ऑर्बिटल का साइज सबसे बड़ा हो गया। तो साइज बड़ा हो गया तो एफ ऑर्बिटल क्या करता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा कौन उठा लेता है बच्चों बताओ? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ाएगा तो साइज क्या हो जाएगा बच्चों?
साइज जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके क्या हो जाएगा बच्चों, उतना ही रह जाएगा जितना प्रीवियस का था। देखो बच्चों कैसे, सुनो, जैसे मैं बोलूं स्केंडियम का साइज ये है, ठीक है, इसका साइज ये हो गया और इसका साइज ये हो गया, है ना। लेकिन अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, जैसे सपोज इसका साइज ये है, इसका साइज ये हुआ, इसका साइज होना तो आपका ये चाहिए था, ठीक है, लेकिन होता उतना ही है जितना इसका है, ठीक है ना, इतना ही रह गया बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, आप सोचो बच्चों, बैलून एक फुला हुआ है, आप उसको चारों तरफ से अगर दबाते हो तो क्या हो गया बच्चों, बताओ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया क्या, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसका मतलब देखिए बच्चों, जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर रह गया क्या, जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर रह गया बच्चों। इसी को हम एक नाम देते हैं बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम नाम देते हैं बच्चों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए बच्चों क्या हो गया, अगर मैं बात करूं कि एक्सेप्ट थर्ड बी एंड सेकंड बी ग्रुप, ठीक है, मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, आप फर्स्ट और लास्ट ग्रुप को छोड़ दो, तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, वो क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट और लास्ट ग्रुप में भी क्या दिक्कत है वो समझाऊंगा मैं आपको। देखो 3D से 4D में जाओगे तो बढ़ेगा, और 4D से 5D का साइज क्या रहता है बच्चों, ऑलमोस्ट सिमिलर रह रहा है। 3D से 4D में गया तो बच्चों बढ़ गया, 4D 5D का क्या रह गया। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको बच्चों, हम केमिकल ट्विन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, अपन ऐसा बोलेंगे, देखो टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफेनियम, ये आएगा बोलो, फिर ऐसे देखो बच्चों, पी एन बी और टी ये आएगा, आएगा बच्चों। अब देखो बेटा, अगर मैं ये लेता हूं ये, इनमें तो यही आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, और अगर मैं ये बोलूं ZnCdHg, देखो ये तो हो गया थर्ड बी और ये हो गया सेकंड बी। बच्चों बताओ सेकंड बी में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं काम किया, बताओ सेकंड बी में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं काम किया। अरे देखो बच्चों, मरकरी कौन सी स्टेट में मिलता है नेचर में, मरकरी नेचर में कौन सी स्टेट में मिलता है बच्चों, बताओ लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा ना। तो वीक होने के कारण क्या होता है बच्चों, वीक बॉन्ड होने के कारण क्या हो जाता है कि जो साइज डिक्रीज होना चाहिए वो डिक्रीज नहीं होता, बल्कि वो ज्यादा आता है। समझ में आया क्या, अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया। अच्छा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब 32 का डिफरेंस आएगा ना, जब 32 का डिफरेंस आएगा तभी एफ ऑर्बिटल आएगा, एफ ऑर्बिटल का आने का मतलब 32 का डिफरेंस हुआ, और 32 का डिफरेंस हुआ इसका मतलब मैं कह सकता हूं साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। बोलो बच्चों ऐसा कह सकते हैं। तो बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये जो आपका है ना, एक मिनट मैंने ये क्या कर दिया, बताओ लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, एक्टिनियम का 89, दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस बताओ, 57 और 89, 32, इनका साइज तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा क्या, आएगा बच्चों, अरे आएगा क्या, ठीक है।
चलो बाकी कल लेते हैं बेटा, ठीक है।